ग्रोविश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास किताब स्टीफन कोवी की क्लासिक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद है उन मूल सिद्धांतों को समझना जो असल में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना सच्ची इफेक्टिवनेस ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ आदतों की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम निर्भरता से, मतलब दूसरों पर टिके रहने से, स्वतंत्रता यानी आत्मनिर्भर बनने तक, और फिर उससे भी आगे परस्पर निर्भरता यानी मिलकर काम करने तक पहुंच सकते हैं, और वो भी सिद्धांतों के आधार पर। हाँ, सिद्धांतों के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले वो नींव की बात करते हैं, हमारे पैराडाइम, मतलब दुनिया को देखने का हमारा नजरिया। किताब कहती है, और ये बात मुझे बहुत सही लगी, कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। वो बूढ़ी जवान औरत वाली तस्वीर का उदाहरण याद है? हाँ, बिल्कुल। एक ही तस्वीर पर कोई बूढ़ी औरत देखता है, कोई जवान, और इन्हीं नजरियों को बदलना, जिसे कोवी पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, वो बहुत जरूरी है असरदार बनने के लिए। जैसे वो उनका सबवे वाला अनुभव था। हाँ, वो काफी पावरफुल था, है ना? पहले वो बच्चों के शोर से कितने परेशान थे, और फिर जैसे ही पता चला कि उनकी माँ का भी देहांत हुआ है, उनका पूरा नजरिया, उनकी भावना बदल गई। गुस्सा सहानुभूति में बदल गया। और ये बदलाव, ये शिफ्ट किसी ट्रिक पर नहीं, बल्कि गहरे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जैसे ईमानदारी, न्याय, विकास। इसे कोवी चरित्र नीति कहते हैं। यह सिर्फ बाहरी पर्सनालिटी या टेक्निक वाली व्यक्तित्व नीति से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और जरूरी सिद्धांत है पीपीसी संतुलन। हाँ, पीपीसी बैलेंस। पी मतलब प्रोडक्शन यानी नतीजे, जैसे वो सोने के अंडे, और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी नतीजे देने की क्षमता, सोने का अंडा देने वाली हंस। हंस की देखभाल भूल जाते हैं, चाहे वो हमारी सेहत हो, हमारे रिश्ते हों, या कोई मशीन। जैसे किताब में लॉन मॉवर का उदाहरण है। अगर आप उसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, उसे मेंटेन नहीं करेंगे, तो वो एक दिन चलना बंद कर देगा। हाँ, फिर अंडे कहाँ से आएंगे? तो ये संतुलन साधना ही असल में इफेक्टिवनेस है, और ये सोच मुझे लगता है हर आदत में दिखती है। बिल्कुल, यही आधार है। तो अब आदतों पर आते हैं। पहली 3 आदतें जो निजी जीत दिलाती हैं, मतलब खुद पर महारत। पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। इसका क्या मतलब है? सिर्फ इनिशिएटिव लेना या कुछ और गहरा है? ये इनिशिएटिव लेने से कहीं बढ़कर है। इसका असली मतलब है ये मानना और ये जीना कि हमारी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। हम सिर्फ हालात के मारे नहीं हैं। हमारा व्यवहार हमारे निर्णयों का नतीजा है, परिस्थितियों का नहीं। विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण बहुत सटीक है यहाँ। हाँ, कंसंट्रेशन कैंप वाला। हाँ, उन भयानक परिस्थितियों में भी उन्होंने महसूस किया कि उनकी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी कोई नहीं छीन सकता। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना जिन्हें हम बदल सकते हैं। हमारा प्रभाव का दायरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ना कि सिर्फ उन बातों पर चिंता करना जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, यानी चिंता का दायरा, सर्कल ऑफ कंसर्न। मतलब फोकस वहां जहां हम असर डाल सकते हैं। जी ठीक है। फिर दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। लक्ष्य तय करने जैसा। ये लक्ष्य तय करने से ज्यादा है। ये है अपनी दिशा तय करना, अपने जीवन का नक्शा बनाना। सोचिए कि आप अपने जीवन के अंत में क्या सुनना चाहेंगे अपने बारे में। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? जैसे घर बनाने से पहले ब्लूप्रिंट बनता है ना, हाँ, वैसे ही जीवन जीने से पहले अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों को साफ करना कि जाना कहाँ है। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना इसमें बहुत मदद करता है, आपकी लाइफ का संविधान जैसा। अच्छा, समझ गए। पहले मंजिल तय, फिर रास्ता। ओके। और तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सुनने में टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है, क्या ये वही है? ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा सेल्फ मैनेजमेंट है। ये दूसरी आदत का प्रैक्टिकल रूप है। मतलब जो मिशन, जो दिशा आपने तय की, उसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें। यहां फोकस होता है क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज पर। क्वाड्रेंट 2 यानी वो जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं? बिल्कुल। जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना, नई स्किल सीखना, सेहत का ध्यान रखना।
ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, पर अक्सर टल जाती हैं क्योंकि वो चिल्लाती नहीं हैं। इसके लिए अनुशासन चाहिए, और हाँ, जरूरी कामों के लिए कम जरूरी कामों को ना कहना सीखना भी पड़ता है। इसमें डेलीगेशन यानी काम सौंपना भी आता है, खास तौर पर स्टीवर्डशिप डेलीगेशन। स्टीवर्डशिप डेलीगेशन ये क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ काम नहीं सौंपते, आप नतीजा सौंपते हैं। आप व्यक्ति को जिम्मेदारी और अधिकार दोनों देते हैं कि वो उस नतीजे तक कैसे पहुंचेगा, ये वो तय करे। जैसे बेटे को लॉन की देखभाल सौंपना, तरीके बताने के बजाय। अच्छा, भरोसा दिखाना। तो ये पहली 3 आदतें हमें बनाती हैं इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। लेकिन किताब कहती है कि असली इफेक्टिवनेस तो इंटरडिपेंडेंस में है, परस्पर निर्भरता में, दूसरों के साथ मिलकर काम करने में। वहां तक कैसे पहुंचे? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। स्वतंत्रता मंजिल नहीं है, वो अगला पड़ाव है। परस्पर निर्भरता का रास्ता बनता है विश्वास से, ट्रस्ट से। कोवी से कहते हैं भावनात्मक बैंक अकाउंट। इमोशनल बैंक अकाउंट, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसे ऐसे समझिए जैसे रिश्तों का एक बैंक अकाउंट है। हर रिश्ते में जब आप वादा निभाते हैं, किसी की मदद करते हैं, सच बोलते हैं, माफी मांगते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं। विश्वास बढ़ता है। और जब आप वादा तोड़ते हैं, धोखा देते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं, तो आप विड्रॉल कर रहे होते हैं। विश्वास घटता है। मजबूत, भरोसेमंद रिश्तों के लिए और मिलकर काम करने के लिए इस खाते का भरा होना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है रिश्तों को समझने का। और इसी मजबूत नींव पर, मतलब निजी जीत और भरे हुए भावनात्मक बैंक खाते पर, अगली 3 आदतें टिकी हैं जो सार्वजनिक जीत दिलाती हैं। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है, हर सिचुएशन में? देखिए, ये एक एता d'esprit है, एक फलसफा है। ये मानना कि जिंदगी एक कंपटीशन नहीं बल्कि सहयोग का मैदान है। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि ऐसा हल निकले जिससे दोनों पार्टीज को लगे कि वो जीते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हुई हैं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, या लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीतो, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करते, रिश्ते बिगड़ते हैं। और हाँ, अगर वाकई विन विन संभव नहीं है तो कोवी कहते हैं कि नो डील, कोई समझौता नहीं, भी एक वैलिड विन विन ऑप्शन है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती का समझौता नहीं, जैसे वो बैंक सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण था किताब में? बिल्कुल, ये सोच आती है प्रचुरता की मानसिकता से, अबंडेंस मेंटालिटी से। ये विश्वास की दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि किसी की जीत के लिए किसी को हारना ही पड़ेगा। ये मानसिकता बदलना शायद सबसे मुश्किल हो। खैर, 5वीं आदत पर आते हैं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाया जाए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये तो हम रोज गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, हम सब अपनी बात कहने को इतने उतावले रहते हैं कि दूसरे को ठीक से सुनते ही नहीं। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, अपनी सलाह देने के लिए। कोई यहाँ सहानुभूतिपूर्ण सुनने, एम्पैथिक लिसनिंग पर बहुत जोर देते हैं। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाएं, उसका नजरिया, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सच में समझने की कोशिश करना, अपनी कहानी बीच में लाए बिना। हाँ, वो पिता पुत्र वाला उदाहरण याद है। पिता पहले बेटे की फीलिंग्स को समझता है, उसे वैलिडेट करता है, फिर अपनी बात कहता है। एग्जैक्टली, डॉक्टर की तरह, पहले निदान फिर इलाज, पहले समझो फिर समझाओ। और जब हम सच में एक दूसरे को समझते हैं, तभी वो जादू हो सकता है जिसे छठी आदत कहते हैं, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। इसका मतलब सिर्फ टीम वर्क है या कुछ और? ये टीम वर्क से ज्यादा है। ये वो क्रिएटिव कॉपरेशन है जहां पूरा जोड़ उसके हिस्सों से बड़ा होता है। मतलब 1+1 3 या 4 या 10। ये तब होता है जब हम मतभेदों को प्रॉब्लम नहीं बल्कि ताकत समझते हैं। अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव मिलकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बना सकते हैं जो अकेले कभी नहीं सोच पाते। इसे कोवी तीसरा विकल्प खोजना कहते हैं। जैसे वो परिवार छुट्टियों की योजना बना रहा था। हाँ, लड़ने के बजाय उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो दोनों की जरूरतों को पहले से बेहतर तरीके से पूरा करता था। लेकिन सिनर्जी तभी मुमकिन है जब पहली 3 आदतों से मिली आंतरिक सुरक्षा हो और भावनात्मक बैंक खाते में भरपूर विश्वास हो। बिना ट्रस्ट के सिनर्जी नहीं हो सकती। सही है। तो ये हो गई 6 आदतें जो हमें प्रोएक्टिव बनाती हैं, दिशा देती हैं, प्राथमिकताएं तय कराती हैं, विन विन सोचना सिखाती हैं, सुनना सिखाती हैं और मिलकर अद्भुत करना सिखाती हैं। लेकिन ये सब मेंटेन कैसे रहेगा?
यही आती है 7वीं और आखिरी आदत, आरी तेज करें। शार्पन द सॉ। हाँ, ये है नवीनीकरण की आदत, सेल्फ रिन्यूअल। जैसे लकड़हारे को लगातार लकड़ी काटनी है तो बीच बीच में रुक कर आरी तेज करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कुंद हो जाएगी और कटाई मुश्किल। वैसे ही हमें अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना है। कोवी 4 आयामों में नवीनीकरण की बात करते हैं: शारीरिक, व्यायाम, सही खानपान, आराम, आध्यात्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, मानसिक, पढ़ना, सीखना, लिखना, सोचना, और सामाजिक, भावनात्मक, रिश्ते बनाना, सेवा करना, दूसरों को समझना, उनमें विश्वास जताना। मतलब खुद की बैटरी चार्ज करते रहना इन चारों एरिया में। बिल्कुल, ये 7 आदतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। 7वीं आदत बाकी 6 आदतों को जीने की ऊर्जा और क्षमता देती है। और ये एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक ऊर्ध्वगामी चक्र है, अपवर्ड स्पाइरल, सीखते जाना, करते जाना, बेहतर बनते जाना। तो कुल मिलाकर द 7 हैबिट्स हमें सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं देती, बल्कि एक गहरा फ्रेमवर्क देती है, सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने का। सच्ची प्रभावशीलता अंदर से बाहर की ओर आती है, पहले निजी जीत, फिर सार्वजनिक जीत, और फिर लगातार खुद को बेहतर बनाना। एकदम। उम्मीद है इस चर्चा से इन बहुत ही शक्तिशाली विचारों को समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। ग्रोविश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और ऐसी ही और जानवर्धक बातचीत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते सोचिएगा जरूर, आज आप इन 7 आदतों में से किसी एक से प्रेरणा लेकर अपनी आरी तेज करने के लिए कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं।